Hello everyone. Today we are talking about the redemption of preference share. प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिए थे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। आर एसेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट ए फिक्स रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में फॉर द फिक्स रेट पर, किस लिए, डिविडेंड के लिए। दे आल्सो कैरी ए प्रेफरेंस राइट ओवर द शेयर होल्डर्स टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। कोई कंपनी वाइंडिंग अप की जाती है तो उन्हें कुछ राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस दी जाती हैं। कौन कौन से प्रेफरेंस और कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं? ए प्रेफरेंस राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पहला राइट मिलता है उनका ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, क्या वो डिविडेंड उन्हें पे किया जाएगा बिफोर द शेयर होल्डर्स। जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे पहले, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, पहले उन्हें डिविडेंड पे किया जाएगा एट ए फिक्स रेट पे। सेकंड, ए प्रेफरेंशियल राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप। जब कंपनी वाइंड अप होती है तब उन्हें कैपिटल रिटर्न कर दी जाएगी सबसे पहले, बाकी शेयर होल्डर से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। दो तरह के राइट होते हैं, एक तो रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो दो तरह के राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि कुछ आफ्टर सम पीरियड प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन शोधन कर लेना। शोधन का मतलब है कि आप उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट पूरा कर देते हो। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इन द कंपनीज एक्ट। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर के एवज में रीपेमेंट करना। And the second provision, the Company Act 2013 allows the issue of redeemable preference share if article of association if the company so authorize or permit। आप redemption of preference share तभी, redeemable preference share तभी इश्यू कर सकते हैं according to Company Act 2013 कि यदि article of association of the company permit करते हो। Third, no company limited by shares shall after the commencement of the act issue any preference share which are irredeemable। And the fourth, the preference share must be redeemed within a period 20 years from the date of issue of such share to finance infrastructure projects। A company can issue preference share for exceeding 20 years but not more than 30 years। अकॉर्डिंग टू कंपनी आप प्रेफरेंस शेयर 20 साल के लिए इश्यू कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप 20 साल से ज़्यादा भी इश्यू कर सकते हो, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम 20 ईयर्स है, बट इन सम स्पेशल केसेस यू कैन इश्यू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर मोर देन 20 ईयर्स बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। यानी 30 साल से ज़्यादा इश्यू नहीं कर सकते हो, बट 20 साल से ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Rules 10 of the Companies Rules 2014, the tenure of such preference share cannot exceed 30 years, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा। And the company shall redeem every year at least 10% of such preference share। अभी न्यू रूल आया है कंपनी 2014 में कि आप 30 साल से ज़्यादा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते, बट आपको हर साल 10% प्रेफरेंस शेयर क्या करने पड़ेंगे, रिडीम करने पड़ेंगे। ये हमने पढ़ा प्रोविजंस किससे रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू कंपनी जेट से रिलेटेड हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कुछ प्रोविजन पढ़े। अब जब आप रिडेम्पशन करते हो प्रेफरेंस शेयर का, तो रिडेम्पशन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तब भी आप क्या कर सकते हो कि किसी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट सच शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। तो सभी शेयर्स क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। यदि फुली पेड अप नहीं है तो फर्स्टली उन्हें फुली पेड अप कराया जाए, देन आफ्टर रिडीम दिस शेयर। Partly paid preference share must be made fully paid before redemption by making final call due and received।
रिडम्पशन करने से पहले जो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है तो कॉल मनी या अलॉटमेंट में ड्यू करके रिसीव करके उन्हें बाद में ही क्या करना है, आपको रिडम करना है। इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर शेयर कैन नॉट बी रिडम टिल देयर आर मेड फुली पेड अप। यदि कुछ शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर कॉल्स इन एरियर है तो उस कॉल्स इन एरियर को तब तक रिडम नहीं किया जा सकता जब तक वो फुली पेड अप नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यही कहा जा सकता है कि यदि कोई शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता, फुली पेड अप होने पर ही उनका रिडम्पशन किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन, सच शेयर्स कैन बी रिडम आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ ए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। या तो आपको रिडम्पशन करना है सबसे, तो जो रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन किस में से किया जा सकता है, आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से किया जा सकता है या फिर नए शेयर इश्यू करके ही किया जा सकता है। तो दो तरह की मेथड है, एक तो डिविजिबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स या फिर शेयर्स में से नए शेयर इश्यू करके। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट कैन बी distributed as dividend. Capital redemption reserve can be created by transfer from DRR, जो आगे ये CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो कहाँ से क्रिएट किया जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट में से ट्रांसफर करने के बाद किया जाता है। अब एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कौन कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ही है जिसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है सरप्लस इन द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का प्रॉफिट सरप्लस क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जनरल रिजर्व होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होगा, इंश्योरेंस फंड और रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन only in excess of required provision or a liability against such reserve or fund can be used to create CRR। तो डिविजिबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट नेट प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, DER हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया एंड द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन इन एक्सेस रिकॉर्ड। किसमें क्या जाता है? CRR के एक्सेस में ही उसका CRR के अगेंस्ट क्रिएट किया जा सकता है। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट कौन से हो गए? ये ध्यान रखना, डिविजिबल प्रॉफिट और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट दोनों को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा रिडम्पशन के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से रिजर्व है और कौन कौन से रिजर्व का आपको उपयोग नहीं करना है। जैसे नॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के एग्जांपल कौन से हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, प्री इनकॉर्पोरेशन, शेयर फॉरफीचर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आर अवेलेबल फॉर CRR ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। तो ये जो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है ये CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किस लिए यूज होता है? फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो फॉर द CRR आप केवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ही यूज कर सकते हो, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते हो। बट नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन दोनों को आप CRR के लिए यूज कर सकते हो, बट इन स्पेसिफाइड क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी, एक तो कि फुली पेड अप होना चाहिए, दूसरा आप रिडम्पशन कैसे कर सकते हो? या तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट से या फिर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? थर्ड कंडीशन ये कहा जाता है कि एनी प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ सच शेयर shall be provided from out of the security premium account और out of the profit। यदि एनी प्रीमियम पे किया जाता है रिडम्बेबल और प्रेफरेंस शेयर में को, तो वो कहाँ से प्रीमियम आप निकालोगे? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या प्रॉफिट में से। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर रिडम आउट ऑफ द प्रॉफिट एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडम शैल बी ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। जो हमने भी पहला पढ़ा कि अगर हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में से करते हैं तब हमें जो
रिडम्पशन के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस अकाउंट में अमाउंट कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? ओनली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से ही हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट क्रेडिटेड टू CRR में बी यूज्ड बाय द कंपनी ओनली बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। तो हमने ये 5 कंडीशन पढ़ी, किससे रिलेटेड पढ़ी? फॉर्म फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। इन 5 कंडीशंस को ध्यान रखना। पहली कंडीशंस आपकी ये थी कि जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर है वो फुली पेडअप होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से आप CRR यूज कर सकते हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हो तो प्रीमियम अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या आउट ऑफ प्रॉफिट में से यूज कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR एंड नेट प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इश्यू। तो CRR की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्टली CRR रिक्वायर्ड नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडम। जो प्रेफरेंस शेयर हम रिडम कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू में से क्या माइनस करना है? नेट प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। तो नेट जो हमें फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगे उसमें से जो हमें नेट प्रोसेस, जो हमें नेट अमाउंट मिलने वाला है वो, तो नॉमिनल वैल्यू में से नेट अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स अगर माइनस कर देते हैं तो हमें वो क्या होता है? CRR रिक्वायर्ड अमाउंट हमें पता चलती है। नेक्स्ट क्या है? नेट। अब हमें नेट प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट करेंगे कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड, जो शेयर इश्यू उसकी नॉमिनल वैल्यू, अगर प्रीमियम पर इश्यू करा है तो इग्नोर। इफ न्यू इश्यू शेयर इश्यूड आर पार्टली पेड अप देन ओनली द पेड अप नॉमिनल वैल्यू शुड बी कंसिडर। अगर जो हमने फ्रेश इश्यू से जो इश्यू शेयर किया उसका नॉमिनल वैल्यू कर लेना है। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू किया है देन उसको इग्नोर करना है। इफ़ वो इस पार्टली पेड अप है देन उसको ओनली द पेड अप नॉमिनल वैल्यू अमाउंट को हमें क्या करना है? कंसिडर करना है। फ्रेश शेयर टू बी इश्यूड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ CRR, आपका क्या आ जाएगा? नेट फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ CRR या कैलकुलेशन ऑफ नेट फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया। नाउ we are talking about the how to accounting treatment of redemption of preference share in the books of the company। कंपनी की किताबों में, बुक्स में किस तरह रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जनरल एंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वही नॉर्मल जो हमें एंट्री करनी है फ्रेश इश्यू शेयर की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो शेयर डिस्काउंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कहने का मतलब इशू के समय जो हम नॉर्मल जनरल एंट्रीज करते हैं वो जनरल एंट्रीज करनी है। सेकंड, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब रिडम्पशन के समय प्रेफरेंस शेयर में क्या एंट्री करनी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यदि रिडम्पशन किस पर किया जाता है? प्रीमियम पर किया जाता है। एंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो रिडम्पशन के समय प्रेफरेंस शेयर की क्या एंट्री की जाती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, एट द टाइम ऑफ राइजिंग फंड फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए हमें फंड राइज करने की एंट्री करेंगे। तो समटाइम्स टू मेक पेमेंट टू से प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिक्विड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाय राइजिंग ए लोन। तो कई बार रिडम्पशन के लिए अमाउंट नहीं होती है तो वो अमाउंट हम कहाँ से अवेलेबल करवाते हैं? या तो लोन लेकर, या फिर हमारे पास जो लिक्विड असेट्स है उसे सेल आउट करके हमारे पास जो अमाउंट होती है उससे हम रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर का। तो बैंक अकाउंट DR लॉस ऑन सेल, अगर बैंक अकाउंट DR टू असेट्स या इन्वेस्टमेंट, अगर लॉस होता है तो डेबिट और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट। अगर हमने लोन लिया है तब बैंक अकाउंट DR टू लोन अकाउंट, लोन लेने पर बैंक को डेबिट करना और लोन को क्रेडिट करना है। और अगर हमने असेट्स बेची है या इन्वेस्टमेंट किया है तो बैंक अकाउंट DR टू असेट्स, लॉस होने पर डेबिट और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट।
Now at the time of winding of premium, if any on redemption of preferences, प्रीमियम वाइंडिंग ऑफ प्रीमियम के समय कौन सी एंट्री करनी है फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसा हमने कंडीशन में पढ़ा था, यदि आप प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन करते हो तो उस प्रीमियम को आप या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या आउट ऑफ प्रॉफिट में से यूज कर सकते हो। जब हमने रिडम्पशन पर प्रेफरेंस शेयर किया तो हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्या किया था? डेबिट किया था। तब इसको वाइंड अप करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे और जहाँ से हम अमाउंट रियलाइज करेंगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे तो उससे डेबिट, कैपिटल रिजर्व में से करेंगे तो उससे डेबिट, और P&L अकाउंट में से करेंगे तो उससे डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, जिनमें से हम अमाउंट निकालेंगे उसको डेबिट करेंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अब CRR में ट्रांसफर की एंट्री, वही CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे? डिविजल प्रॉफिट में से यूज करेंगे। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से नहीं लेना है, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से ही आपको CRR क्रिएट करना है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें से आप CRR की अमाउंट निकाल रहे हो उसे डेबिट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जनरल रिजर्व में से निकालना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L में से निकाल रहे हो तो P&L अकाउंट डेबिट, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसके बाद जब आपने इश्यू ऑफ शेयर की कर दी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कर दी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बंद करने की कर दी, CRR में ट्रांसफर की कर दी, एंड द लास्ट आपको क्या करना है? रिडम्पशन अपने प्रेफरेंस शेयर का क्या है? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यह आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की एंट्री करनी है इन द लास्ट। एंड नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कन्वर्जन। अगर रिडम्पशन आप प्रेफरेंस शेयर करते हो किसके द्वारा? द कन्वर्जन किसमें? इश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये ध्यान, कन्वर्जन उन्हीं का होगा जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने पढ़ा था। तो प्रेफरेंस शेयर में भी रिडम बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन करना किसके द्वारा? कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर। सच प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। When preference shares are redeemed by conversion, there is no need to create capital redemption reserve. जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कन्वर्जन के द्वारा रिडम्पशन करते हो तो उसे CRR क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तब हमें क्या एंट्री करनी है? फॉर मेकिंग ड्यू रिडम्पशन की करनी है। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एज इट इज हमने पहले एंट्री करी थी वैसे करना है। अब हमें रिडम्पशन इक्विजिशन कन्वर्जन ऑफ शेयर से कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर आप इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू इक्विटी शेयर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कन्वर्जन के समय एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मल पेमेंट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह टू बैंक आ जाता है। तो ये एंट्री हमारी करनी है। तो हमने प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर के क्या राइट होते हैं वो पढ़े। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हमने प्रोविजंस पढ़े। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से परमिशन होने के बाद आप रिडम्पशन कर सकते हो। मैक्सिमम 20 ईयर्स से 30 साल तक भी बढ़ा सकते हो। और जो नया रूल्स आया 2014 वो ध्यान रखना कि हर साल आपको 10% प्रेफरेंस शेयर रिडम करना कंपनी को करना जरूरी है। इसके बाद हमने कंडीशन ऑफ रिडम्पशन शेयर पढ़ा। क्या पढ़ा? फुली पेडअप होने चाहिए प्रेफरेंस शेयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में से आप CRR क्रिएट कर सकते हो। और ये ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कौन से होते हैं और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान होंगे तभी आप CRR के लिए सही प्रॉफिट यूज कर पाओगे। उसके बाद हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ CRR किस तरह होती है। फिर हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी जिसमें फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर की पढ़ी, रिडम्पशन की पढ़ी और पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पढ़ी। उसके बाद जब हमने प्रोविजन पढ़ा था, दो तरह से प्रोविजन पढ़ा था, या तो आप CRR क्रिएट करके रिडम कर सकते हो या कन्वर्जन करके। तो CRR क्या पढ़ लिया, अब कन्वर्जन में आपको क्या करता है वही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ही यूज हो सकते हैं। और जब कन्वर्जन ऑफ शेयर्स करते हो तो CRR क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस
आपको फिर वही जनरल एंट्रीज करनी है। बस ये ध्यान रखना, जो हम प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट की एंट्री करते थे, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, तो बैंक की जगह अब आपका क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो तो प्रीमियम आपका क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हो, प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर, तो वो प्रीमियम की एंट्री करते वो रिडम्पशन की एंट्री करते समय प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और फिर उसको आउट ऑफ प्रॉफिट या जनरल वो सिक्योरिटी प्रीमियम से आप उसको वाइंड अप कर दोगे, जिसकी एंट्री हम पहले पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।